जय हिंद बच्चों, आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसे जैसे एनडीए के एग्ज़ाम की डेट आपके नज़दीक आती जा रही है, वैसे वैसे आपकी दिल की धड़कनें भी बहुत तेज़ हो गई होंगी। एनडीए के एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं, और जब एडमिट कार्ड आ जाते हैं तो उसके बाद जो डर लगने लगता है वो तो बहुत ही स्वाभाविक है ना। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी, तो मैंने सोचा कि आप सब लोगों के लिए एक चिंता बनी हुई होगी कि फिजिक्स के अंदर लास्ट टाइम पर हम क्या क्या पढ़ें, क्या क्या हम छोड़ सकते हैं। बच्चों, आप सब जानते हैं साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये 3 सेक्शन है। फिजिक्स इकलौता 24 से 25 क्वेश्चन कंटेन करता है। लगभग 100 मार्क्स की फिजिक्स आती है। आप इसे अवॉइड नहीं कर सकते। अगर आप इसे अवॉइड करने जाएंगे तो आप सोचिए कितने मार्क्स को आप डाल रहे हैं गड्ढे के अंदर। आपको पढ़ना ही है, तभी बात बनेगी। कहाँ कहाँ आप छोड़ते जाएंगे चीज़ों को। ये सेशन उन सभी बच्चों के लिए है जिनको लगता है कि हमने इस बार अच्छे से तैयारी नहीं करी है, हमें पेपर देना है लेकिन हमें बेहतर स्कोर करना है। 5-7 दिन 8 दिन जितने बचे हैं हमारे पास, अगर आप अपनी शिद्दत से इसके अंदर अपनी मेहनत डाल देंगे तो डेफिनेटली आप 20+ क्वेश्चंस अच्छे से करके आएंगे। लगभग 24 से 25 क्वेश्चन आते हैं, आप 20+ क्वेश्चन अच्छे से करके आएंगे। मैंने जो बोला है, अगर उसको आप स्ट्रिक्टली फॉलो करें, सीरियस वे में फॉलो करें, तो यहां पर मैंने चैप्टर तो बताए हैं, चैप्टर के साथ साथ उनके अंदर टॉपिक भी मैंने डिस्कस किए कि भाई ये टॉपिक पढ़ो, ये छोड़ दो, इस टॉपिक के न्यूमेरिकल लगाओ, इसके कंसेप्चुअल क्वेश्चन लगाओ, ये छोड़ दो। इस तरीके से एक प्रॉपर डिटेलिंग मैं आज इस वीडियो के अंदर कर रहा हूं। तो पहली बात, वीडियो की स्पीड को मत बढ़ाना, ध्यान से वीडियो को अच्छे से सुनना और समझना। मैं जो कहूं उसको आज से फॉलो करना। गारंटी के साथ आप 20+ अच्छे तरीके से फिजिक्स के क्वेश्चंस को करके आओगे एनडीए के अंदर। बहुत कम समय में आप चीजों को कवर भी कर लोगे। स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम क्लास 11th की तरफ मूव करते हैं और सबसे पहला चैप्टर अपन पढ़ेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा में गति। इसके अंदर आपको डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इनके बेसिक कंसेप्ट्स पता होने चाहिए, इनकी यूनिट्स पता होनी चाहिए, और इनके न्यूमेरिकल, जैसे एवरेज एक्सेलरेशन का न्यूमेरिकल, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का न्यूमेरिकल, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इस तरीके से आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे क्वेश्चन आपको इस तरीके से एग्जाम में मिलता है कि भाई डिस्प्लेसमेंट जो है वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो बताइए वेलोसिटी के बारे में क्या ख्याल है। तो थोड़ा बहुत आपको ये चीज़ें बेसिक पता होना चाहिए, है ना, और न्यूमेरिकल्स आपको आने चाहिए। दूसरा, इक्वेशन ऑफ मोशन से यहाँ पर न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम के अंदर। और जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन आप सब जानते हैं, v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। मोशन ऑफ अंडर ग्रेविटी, जहाँ पर ए की वैल्यू प्लस माइनस जी के साथ आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो मोशन अंडर ग्रेविटी के भी क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। साथ में मोशन स्ट्रेट लाइन के ग्राफ भी आपको करने हैं। आप जानते हैं यूपीएससी हर साल ग्राफ के क्वेश्चंस देता है, कई बार थोड़े अच्छे तो कई बार थोड़े लो, लेकिन ग्राफ का कंसेप्ट सबका एक जैसा ही होता है। अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे ग्राफ की, तो डेफिनेटली आपको जो एक सवाल हर साल ग्राफ का आता है, 1-2 सवाल हर साल, तो ये 4 नंबर आपके पक्के हैं, एक सवाल 4 नंबर का है। अब ये सिर्फ आपको इतना पढ़ना है मोशन स्ट्रेट लाइन के अंदर। अब आप पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन के अंदर आपको क्या पढ़ना है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ की एक बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। क्या कहता है फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ क्या कहता है, थर्ड लॉ क्या कहता है। और फर्स्ट लॉ के अंदर इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनके एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए। और सेकंड लॉ जो है एफ बराबर डीपी बाई डी टी, जो कि फोर्स का मैग्नीट्यूड बताता है, इस पर आपको न्यूमेरिकल आने चाहिए। साथ में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के कुछ एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए। और इसका मतलब बेसिक कंसेप्ट से मेरा कहने का मतलब है एग्जांपल्स पता होने चाहिए, एंड आपको न्यूमेरिकल्स भी आने चाहिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के। साथ में लिफ्ट की कंडीशंस जो हैं उनके बेसिस पर भी आपको वेट कब घटेगा कब बढ़ेगा, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। तो ये 2 चैप्टर आपके हो जाते हैं। तीसरा चैप्टर है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के अंदर आपको जो पढ़ना है वो आपको बच्चों, एक मिनट, हाँ, ग्रेविटेशन के अंदर आपको जो पढ़ना है वो पहला एक आपको फोर्स, ग्रेविटी फोर्स का फॉर्मूला Gm1m2r², इस पर एक बेसिक न्यूमेरिकल्स आपको कवर कर लेने हैं। किन किन बातों पर जो ग्रेविटी फोर्स है वो डिपेंड करता है उसको पढ़ लेना है, डिपेंडेंसी वगैरह के केसेस। जी के, स्मॉल जी के मान में जो परिवर्तन आते हैं
वो कौन कौन से परिवर्तन है आपने 3 पढ़े होंगे, जब अर्थ की सरफेस से ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, या अर्थ रोटेट कर रही है उसकी वजह से, यानी इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं, पोल से इक्वेटर की तरफ जा रहे हैं, कब जी का मान बदलता है। तो यहाँ पर तो आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं इस वाले सेक्शन में, थर्ड वाले में, जब अर्थ रोटेट करती है। इन 2 पर आपके न्यूमेरिकल बन जाते हैं, बहुत ही छोटे छोटे, तो इन पर न्यूमेरिकल्स आपको लगा लेने हैं जब अर्थ की सरफेस से ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं। साथ में ऑर्बिटल वेलोसिटी यानी कक्ष वेग और एस्केप वेलोसिटी पलायन वेग, इस पर आपका कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए और फॉर्मूले एकदम क्लियर होने चाहिए। इस पर न्यूमेरिकल बन सकते हैं और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। साथ में सैटेलाइट की स्टडी आपको होनी चाहिए। सैटेलाइट का टाइम पीरियड क्या है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड 24 घंटे है, पोलर सैटेलाइट का टाइम क्या है भाई, 84 से 100 मिनट है ना, कितनी हाइट पर है वो आपको पता होना चाहिए। एनर्जी ऑफ सैटेलाइट आपको पता होना चाहिए, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट पता होना चाहिए, किसकी पॉजिटिव है किसकी नेगेटिव है, सब आपको पता होना चाहिए। ग्रेविटेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ इतना ही पढ़ना है। साथ में कैपलर्स लॉ को ऐड कर देता हूं, कैपलर्स फर्स्ट सेकंड लॉ और थर्ड लॉ को आप देख लेना, और थर्ड वाले केस पर न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं, सेकंड वाले में कंसेप्चुअल डेटा है, थोड़ा सा उसको देख लेना कैपलर्स लॉ को। इसके बाद जो है वो है आपका वर्क पावर एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी के अंदर जो फॉर्मूला है W बराबर Fx, जो कांस्टेंट फोर्स की वजह से है ना अप्लाई होता है, और ये जब फोर्स बदलता है तब उसके लिए इंटीग्रेशन लग जाता है, तो इन दोनों पर न्यूमेरिकल्स आपको आने चाहिए। साथ में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी U बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर, इस पर न्यूमेरिकल आपको आने चाहिए। और इक्विलिब्रियम की कंडीशंस जो हैं, स्टेबल अनस्टेबल न्यूट्रल की जो कंडीशन है वो कौन कौन सी हैं वो आपको पता होना चाहिए। साथ में सिंपल हार्मोनिक मोशन की अगर मैं बात करूं तो बेटा देखो, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की जो इक्वेशंस हैं वो आपको पता होनी चाहिए। एसएचएम, अगर कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो उस टाइम उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, ये आपको पता होना चाहिए। और इन पर न्यूमेरिकल्स आपको पता होना चाहिए, पीवाईक्यूज में भी है। साथ में एनर्जी इन एसएचएम, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा होगा वो आपको पता होना चाहिए। साथ में यहाँ से जनरली जो मैक्सिमम टाइम्स वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सिंपल पेंडुलम को लेके पूछे जाते हैं। तो सिंपल पेंडुलम और स्प्रिंग पेंडुलम दोनों के बारे में आपको पढ़ाई करनी है। बेसिक किन किन बातों पर डिपेंड करती हैं, इनका टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड के साथ साथ यहाँ पर कंसेप्चुअल जो चीज़ें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। और टाइम पीरियड पर क्वेश्चन आपको, स्प्रिंग के क्वेश्चन, पेंडुलम के क्वेश्चन, वो आपको अच्छे से यहाँ पर कवर करने हैं। दूसरा अब आता है साउंड। साउंड जो चैप्टर है आप देखते हैं हर साल क्वेश्चन आते हैं साउंड के, तो साउंड के अंदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वगैरह, लाउडनेस वगैरह, पिच, क्वालिटी, टिम्बर, ये सब आपको समझना है। फ्रीक्वेंसी की रेंज क्या है ऑडिबल के लिए, इंफ्रा, अल्ट्रा, है ना, आप सब जानते हैं जो ऑडिबल रेंज है 20 से लेके 20,000 फ्रीक्वेंसी के बीच में होना चाहिए, ये सब आपको पता है। इंफ्रा 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 से ज़्यादा अल्ट्रासोनिक जो फ्रीक्वेंसी है। स्पीड ऑफ साउंड किसके अंदर ज़्यादा होती है, मैंने लिख भी दिया, सॉलिड के अंदर, फिर लिक्विड और सबसे कम एयर के अंदर होती है। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, कई बार पूछ लेता है कि बताइए लोहे की जो स्पीड है साउंड की उसके अंदर क्या होती है। तो ये सब बेसिक डेटा आपको पता होना चाहिए। साथ में इतना ही सिर्फ साउंड के अंदर पढ़ना है। और हीट एंड थर्मोडायनामिक्स से सबसे पहला चैप्टर है थर्मोमेट्री। तो थर्मोमेट्री के अंदर आपको रिलेशन पता होना चाहिए, डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट और केल्विन का आपस में क्या रिलेशन है आपके सामने, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। या टेम्परेचर चेंज के भी क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, इसी फॉर्मूले से आते हैं सारी चीज़ें। डेंसिटी और वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ क्या परिवर्तन आता है, क्या चेंजेस आते हैं, क्या वेरिएशन आते हैं, कि भैया जब बर्फ़ को आपने गर्म करा है ना, तो बर्फ़ बनना 0 डिग्री सेल्सियस पे बनती है, बर्फ़ शुरुआत 0 डिग्री सेल्सियस से होती है, और जैसे उसे हीट किया तो मान लो टेम्परेचर उसका 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो डेंसिटी कब घटेगा बढ़ेगा, वॉल्यूम कब घटेगा बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, वेरिएशंस, है ना। इसके बाद थर्मल एक्सपेंशन आ जाता है चैप्टर, उसमें प्रसार, अल्फा बीटा गामा का रिलेशन पता होना चाहिए, है ना, आपस में। यहाँ पर एक्सपेंशन इन सॉलिड, सॉलिड के अंदर प्रसार आपको पता होना चाहिए, लीनियर, एरियल, वॉल्यूम, इनके फॉर्मूले पता होने चाहिए और इन पर क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। आता है कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री के अंदर से आपने देखा है हर साल स्पेसिफिक और हीट कैपेसिटी पर कितने सारे क्वेश्चंस बनते हैं। हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक, इस पर आपको कंसेप्ट डेटा आपको पता होना चाहिए, कंसेप्चुअल चीजें, कि भाई ये किस पर, स्पेसिफिक किस बात पर डिपेंड करती है, हीट कैपेसिटी किन किन बातों पर निर्भर करती है। साथ में प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री पर आपको न्यूमेरिकल पता होना चाहिए, क्वेश्चन आने चाहिए। फेज चेंज जो है इस पर कंसेप्चुअल चीजें आपको पता होनी चाहिए, साथ में न्यूमेरिकल भी आपको लगाने चाहिए। लेटेंट हीट जो है इस पर भी आपको कंसेप्चुअल चीजें पता होनी चाहिए, लेटेंट हीट किन किन बातों पर डिपेंड करती है, आइस के लिए क्या है, स्टीम के लिए क्या है, इन पर भी आपको न्यूमेरिकल आने चाहिए। ये आपको पढ़ना है कैलोरीमेट्री के अंदर सिर्फ। ट्रांसमिशन ऑफ हीट, है ना, ऊष्मा का संचरण, यहाँ पर आपको मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, है ना, कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे हीट ट्रांसफर होती है, कंडक्शन, कन्वेंशन, रेडिएशन, बेसिक डेटा आपको पता होना चाहिए कंसेप्चुअल। ये कंडक्शन मेथड के अंदर मीडियम की आवश्यकता होती है हीट को ट्रांसफर करने के लिए, कन्वेक्शन जो है सिर्फ गैसेस और लिक्विड के अंदर होता है, रेडिएशन के अंदर मीडियम की आवश्यकता ही नहीं है।
है ना, हीट को ट्रांसफर करने के लिए। और आपके सामने जो है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के, इसका आपको न्यूमेरिकल आने चाहिए। यहाँ से हीट करंट का जो फॉर्मूला है, चेंज इन करंट अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस, चेंज इन टेम्परेचर अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस, आपको इस पर न्यूमेरिकल आपको पता होने चाहिए। साथ में जंक्शन टेम्परेचर के भी क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। 2 रॉड दे दी हमने, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी के दे दी, इसकी कुछ 2 के दे दी, इसकी लेंथ एल दे दी, इसकी 2L दे दी, और पूछ देगा भैया जंक्शन टेम्परेचर क्या है, तो इस पर भी क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। साथ में वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, वीन का विस्थापन नियम, और स्टीफन्स लॉ और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, इन तीनों पर भी आपको न्यूमेरिकल्स लगाने चाहिए। तो फॉर्मूला न्यूमेरिकल से ही क्लियर होगा। ये सिर्फ और सिर्फ इतना आपको ट्रांसमिशन ऑफ हीट के अंदर ही पढ़ना है। अब बात आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक की, तो इसमें आपको चार्ज के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। चार्ज, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के मास क्या होते हैं, इनकी डिस्कवरी किसने करी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड्स, इलेक्ट्रिक लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या है, और कैपेसिटर वगैरह के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या है ना, कैपेसिटर के बारे में थोड़ी सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सीरीज के अंदर, पैरेलल के अंदर कैसे फॉर्मूले लगाएंगे, वो सब आपको पता होनी चाहिए। करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ ओम्स लॉ को पढ़ना है, और ओम्स लॉ के साथ आपको ग्राफ वगैरह पढ़ लेने ओम्स लॉ के, है ना, रेजिस्टेंस और वोल्टेज के, रेजिस्टेंस और सॉरी वोल्टेज और करंट के साथ जो ग्राफ है वो आपको आना चाहिए, है ना। रेजिस्टेंस पढ़ना है, रेजिस्टिविटी पढ़ना है, इसके भी न्यूमेरिकल, इसके भी न्यूमेरिकल, और कंसेप्चुअल डेटा भी आपको पता होना चाहिए, दोनों चीज़ें। लैडर प्रॉब्लम ऑफ रेजिस्टेंस, इस साल लैडर प्रॉब्लम आई थी, इस साल 2024 ND1 2024 है, उसमें क्वेश्चन आया था लैडर प्रॉब्लम का। देखो इस तरीके का था, अगर आपको पता हो, जैसे ये पॉइंट दे दिया, ये ऐसे करके यहाँ पर, है ना, ऐसे करके रेजिस्टेंस दे दिया, तो ये आपको, है ना, ऐसे करके इन्फिनिटी टाइम्स जा रहा था, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछ रहा था, इसे लैडर प्रॉब्लम कहते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको आने चाहिए बच्चों, ठीक है, इसे लैडर प्रॉब्लम कहा जाता है। ये लैडर प्रॉब्लम आपको कैपेसिटर के लिए भी पढ़ना है, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर। इलेक्ट्रिक पावर वगैरह के लिए फॉर्मूले पता होना चाहिए आपको, और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के लिए फॉर्मूले और न्यूमेरिकल आपको पता होना चाहिए। फ्यूज हो गया, एमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, पोटेंशियोमीटर हो गया, ये बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए, है ना। फ्यूज किससे बनता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, ज़्यादा होता है, रेजिस्टेंस कम होता है, ज़्यादा होता है, एमीटर वगैरह, संट वगैरह, वोल्ट मीटर वगैरह, ये सब सीरीज में लगे रहते हैं, पैरेलल के अंदर लगे रहते हैं, सब आपको पता होना चाहिए। लाइव वायर, ग्राउंड वायर और न्यूट्रल वायर के अंदर जो है वो, मतलब आपका जो कलर कौन सा होता है, रेड, ब्लू, ब्लैक, कौन सा होता है इन वायर का कलर, वो आपको पता होना चाहिए, है ना। इसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इसमें आपको पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, उसकी एसआई यूनिट, उसकी सीजीएस यूनिट के बारे में आपको पढ़ना है ना। आप जानते हैं इसकी एसआई यूनिट टेस्ला होती है, सीजीएस गॉस होती है, आपस में रिलेशन क्या है, 1 टेस्ला बराबर 10⁻⁴ गॉस, ये पता होना चाहिए। इनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज आपको सारी आनी चाहिए। और एक सवाल ये बहुत बार बार पूछा जाता है कि एक वायर है स्ट्रेट, उसको सर्कुलर फॉर्म में बना दिया, करंट फ्लो कर रहा है, तो उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, μ0 Ni/2r, इस पर न्यूमेरिकल आपको आना चाहिए। साइक्लोट्रॉन के बारे में आपको पता होना चाहिए। और कोई भी चार्ज पार्टिकल, किसी भी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसे फोर्स कितना लगेगा, F बराबर BQ/B sin थीटा। तो अगर आप थीटा 0 कर दें तो पाथ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन, है ना। थीटा 180 कर दें तो पाथ क्या बनेगा, थीटा 90 कर दें तो पाथ क्या बनेगा, सर्कुलर बनेगा, ये कंडीशन है। यहाँ पर आपको इसी के अंदर पूरा खेल है भाई, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी वगैरह आपको यहीं से निकलेगी, सारा का सारा टाइम पीरियड वगैरह ये सब यहीं से निकलेगा। रेडियस और वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, सब कुछ यहीं से निकलेगा ये वाला। लॉरेंज फोर्स आपको पढ़ना है ना। लॉरेंज फोर्स के अंदर ही वेलोसिटी सिलेक्टर कंडीशन पढ़ते हैं, ये आपको पढ़ना है। और सोलेनॉइड पढ़ना है, टॉरॉइड पढ़ना है, साथ में 2 वायर है, उनके बीच में डिस्टेंस दे रखी है, मतलब किसी डिस्टेंस पे 2 वायर रखे गए, करंट I1 I2 जा रहा है, तो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कितना लगेगा, ये सब, ये आपको इस पर क्वेश्चन लगाने हैं। और फॉर्मूला भी याद रखना है, किन किन बातों पर डिपेंड करता है मैग्नेटिक फोर्स, ऐसे केस में आपको पता होना चाहिए। ये जितना मैंने पढ़ाया है, जितना समझा है, दैट इज़ वेरी नेसेसरी बच्चों। इसके बाद ऑप्टिक्स के अंदर मैं आपको बता दूं, रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, और प्रिज्म हो गया, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, ह्यूमन आई, इनके सारे पॉइंट्स देख लेना। रिफ्लेक्शन के अंदर बेसिक ऑफ रिफ्लेक्शन एंड देयर प्रॉपर्टीज, जैसे फ्रीक्वेंसी बदलेगी कि नहीं बदलेगी, वेलोसिटी बदलेगी कि नहीं बदलेगी, ये सब, एम्पलीट्यूड बदलेगा कि नहीं बदलेगा, ये सब पता होना चाहिए। मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन जो है, उन पर आपको न्यूमेरिकल्स आने हैं। और साथ में जितने भी मिरर हैं, प्लेन मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, कनकेव मिरर हो, जितने भी मिरर हैं, उनकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, फोकल लेंथ वगैरह के फॉर्मूले पता होने चाहिए, तभी तो क्वेश्चंस लगा पाओगे। दूसरा, रिफ्रैक्शन के अंदर बेसिक कंसेप्ट रिफ्रैक्शन का, वही फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, ये वगैरह, स्पीड वगैरह, कहाँ कम होगा, कहाँ ज़्यादा होगा, है ना। और लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पावर ऑफ लेंस, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्रिटिकल एंगल, इनकी कंसेप्चुअल चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और न्यूमेरिकल, यहाँ पर साइन कन्वेंशन का बहुत बड़ा रोल है, न्यूमेरिकल्स आपको आने ही चाहिए, तो इन सब पे न्यूमेरिकल लगाने हैं आपको।
प्रिज्म में आपको डिस्पर्जन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ना है, और साथ में जो रिलेशन आपके सामने मैंने लिखा है, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल थीटा सी क्रिटिकल एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रिज्म एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंगल ऑफ डेविएशन, ये वाला है आपके पास। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं कई बार सवाल के अंदर कि भैया बहुत सारी रंग दे रखे हैं, एक रेड लाइट दे रखी है, एक वायलेट लाइट दे रखी है, बताइए किसका एंगल ऑफ डेविएशन ज़्यादा होगा, तो लैम्डा के साथ क्या रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जिसका लैम्डा ज़्यादा उसका एंगल ऑफ डेविएशन कम। इस तरीके से रेनबो के बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से फिनोमिना होते हैं रेनबो के अंदर। सबसे पहले रिफ्लेक्शन होता है, दूसरा क्या होता है भाई, रिफ्लेक्शन के बाद फिर क्या होता है, डिस्पर्जन होता है, डिस्पर्जन के बाद क्या होता है, TIR होता है। ये तीनों केसेस होते हैं। इंटरफेरेंस आपको पता होना चाहिए, पोलराइजेशन पता होना चाहिए, कंसेप्चुअल डेटा आपको पता होना चाहिए इसका। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप आपको पढ़ा है, जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, है ना, ये सारे के सारे जो हैं आपको, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, ये सब पता होना चाहिए। कंसेप्चुअल डेटा एंड न्यूमेरिकल दोनों ही, कंसेप्चुअल भी और न्यूमेरिकल भी, किस किस में कौन कौन से लेंसेज यूज होते हैं, किसकी फोकल लेंथ आईपीस की या ऑब्जेक्टिव की किसकी ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है, फॉर्मूले मैग्निफिकेशन के आपको पता होना चाहिए माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के। ह्यूमन आई और उसके डिफेक्ट्स और उनके करेक्शन, कि अगर मायोपिया हो गया, हाइपरमेट्रोपिया हो गया, तो कौन सा लेंस यूज़ करें, कितने पावर का यूज़ करें, सब आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर साथ में पावर के भी क्वेश्चन आते हैं, पावर ऑफ लेंस वगैरह के क्वेश्चंस बनते हैं। आपको एक सवाल ऐसा भी मिल जाएगा कि भाई देखो ये दो, एक लेंस ये है कॉन्वेक्स लेंस, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस कुछ है, इसकी फोकल लेंथ f1 है, इसकी फोकल लेंथ f2 है, तो बताइए पावर क्या होगा। ऐसे भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये ऐसे भी मिल जाएंगे, एक कॉन्वेक्स लेंस ही है, एक कॉन्वेक्स लेंस ही है, मतलब इनके बीच की सेपरेशन ही नहीं दे रखी, इसकी फोकल लेंथ f1 है, इसकी फोकल लेंथ f2 है, तो पावर क्या होगी, तो ऐड हो जाएगा, है ना। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपको फ्लूइड मैकेनिक्स का थोड़ा सा बता देता हूँ। जितने भी फ्लो हैं आपने पढ़ा है, स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, इनकी आपको जो प्रॉपर्टीज़ हैं, बेसिक कंसेप्ट, वो आपको पता होना चाहिए। रेनॉल्ड नंबर का जो डेटा है कि भैया स्ट्रीमलाइन के लिए 0 से लेकर 2000 होता है, टर्बुलेंट के लिए क्या होता है, पास्कल लॉ आपको पता होना चाहिए, है ना, बेसिक। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, बेसिक नॉलेज आपको इसकी होनी चाहिए। डेंसिटी मिक्सिंग ऑफ लिक्विड, इस पर न्यूमेरिकल्स आपको आना चाहिए। दो कोई लिक्विड हैं, उनको मिक्स कर दिया, उनका मासेस अलग ज़्यादा है, वॉल्यूम कम ज़्यादा है ना, तो उन पर मिक्सिंग ऑफ जो डेंसिटी का केस है वो क्या बनेगा। साथ में बर्नौली का प्रिंसिपल, बर्नौली थ्योरम किन किन बातों पर निर्भर करती है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसके एप्लीकेशन कौन कौन से हैं, इस पर कौन कौन डिपेंड करता है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये सब आपको पढ़ना है फिजिक्स के अंदर, और कुछ आपको नया एकदम नहीं पढ़ना बच्चों। ये आपके लिए मोर देन सफिशियंट है। अगर आपने ये पढ़ लिया तो आप यकीन मानिए 20+ मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। बस आप अगर ईमानदारी के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरी मेहनत के साथ अगर पढ़े, इन 6-7 दिन के अंदर अपना पूरा एनर्जी आपने लगाया, तो सफिशियंट है। तो आपकी प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दी है, क्या पढ़ें फिजिक्स के अंदर और क्या नहीं पढ़ें। तो आपको, आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। ठीक है बच्चों, अब आपसे मुलाकात होगी वन शॉट सेशन के अंदर। आपकी डिमांड पर मैं वन शॉट लेके आ रहा हूँ मंडे से, है ना, तो फिर क्लास के अंदर मिलते हैं। जय हिंद।